अगर आप अपने आसपास की सोसाइटी में देखें, तो आपको कुछ ऐसी फैमिलीज़ बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ देखने को मिलेंगी, जो आपस में मिल-जुल कर हँसी-खुशी जो है रहती हैं, एक-दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक-दूसरे की बातें सुनते हैं। कोई डिसीज़न मेकिंग होता है, तो सब लोग इन्वॉल्व होते हैं और फिर जो है वो फाइनली कुछ डिसाइड किया जाता है। तो वो फैमिली जो है आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी, जहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, यानी कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं होते, डिस्प्यूट्स नहीं होते हैं, आपस में मिल-जुल कर रहते हैं। वहीं पर दूसरे टाइप की फैमिली आपको देखने को मिल सकती है, जहाँ पर लोग आपस में डिस्प्यूट कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक-दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से सही तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, फिर पेरेंट्स जो है बच्चों से सही तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों टाइप की फैमिली आपको जो है अपनी सोसाइटी में देखने को मिल जाएँगी। तो अब ऐसे केस में वो फैमिली जो अच्छे से रह रही है, एक-दूसरे को रिस्पेक्ट कर रही है और जो है वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, तो वो अच्छे से परफ़ॉर्म करेगी। वहीं पर ऐसी फैमिली जहाँ पर हमेशा डिस्प्यूट्स हो रहा है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं, तो ऐसे केस में फिर वहाँ पर जो है उन फैमिली की परफ़ॉर्मेंस क्या होगी, वो अच्छी नहीं होगी। क्लियर? तो इन्हीं सब सिचुएशंस को देखते हुए डेविड एच ओल्सन ने एक मॉडल दिया दैट इज कॉल्ड सर्कम्प्लेक्स मॉडल। ये किसने क्रिएट किया? डेविड एच ओल्सन ने। और उन्होंने क्या कहा कि एक बैलेंस टाइप ऑफ कपल ऑफ फैमिलीज वो जो है अच्छे से परफॉर्म करेंगे, अच्छे से फंक्शन करेंगे देन कंपेयर टू अनबैलेंस्ड टाइप। क्लियर? यानी कि एक ऐसी फैमिली, एक ऐसे कपल्स, एक ऐसे मैरिड कपल्स जहाँ पर लोग एक-दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक-दूसरे की बातों को सुन रहे हैं, ना ज़्यादा किसी के ऊपर रूल रेगुलेशंस लगाए जाते हैं, नहीं कि आपकी अपनी बात किसी और पे थोपना है, फिर दूसरा अपनी बात आप पे थोप रहा है, ऐसा नहीं है, बैलेंस्ड नेचर के हैं। यानी कि रूल रेगुलेशन भी है, रेस्ट्रिक्टेड भी है, लेकिन ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। डिपेंडेंट हैं, लेकिन फुली डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर? इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन फुली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो बैलेंस टाइप के जो फैमिलीज़ या कपल्स होते हैं वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं, अच्छे से फंक्शन करते हैं देन अनबैलेंस्ड टाइप में। अनबैलेंस टाइप कहने का मतलब कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस हो गए, लोग सब अपनी-अपनी मर्ज़ी के कर रहे हैं। एक ही फैमिली के 4 लोग हैं, चारों अपनी-अपनी मर्ज़ी के कर रहे हैं। तो ये अनबैलेंस टाइप हो गया। क्लियर? तो सर्कम्प्लेक्स मॉडल में 3 सेंट्रल डायमेंशन हैं, 3 सेंट्रल पिलर हैं कह लीजिए, जिसका बैलेंस्ड होना ज़रूरी है, तभी जो है कोई फैमिली है, कोई कपल है, तो वो अच्छे से फंक्शन करेगी, अच्छे से परफॉर्म करेगी। तो द सेंट्रल डायमेंशन ऑफ सर्कम्प्लेक्स मॉडल ऑफ मैरिज एंड फैमिली सिस्टम आर। तो यहाँ पर 3 जो है सेंट्रल डायमेंशन है सर्कम्प्लेक्स मॉडल के, फैमिली कोहेशन, फैमिली फ्लेक्सिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन। फैमिली कोहेशन का मतलब क्या हो गया कि इमोशनल बॉन्डिंग, जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके बीच में इमोशनल बॉन्डिंग कैसी है, यानी कि फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की रेस्पेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की वहाँ पर केयर करते हैं, एक दूसरे को जो है वहाँ पर चिंता करते हैं। क्लियर? वहीं पे दूसरा है फैमिली फ्लेक्सिबिलिटी। फैमिली फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि लीडरशिप, रोल रिलेशनशिप, रिलेशनशिप रूल्स ये कैसी हैं? यानी कि अगर घर में कोई डिसीजन मेकिंग करना है, तो सिर्फ़ पेरेंट्स से डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, बच्चों को इन्वॉल्व ही नहीं किया जा रहा है। वहीं पर दूसरी फैमिली मेंबर देखेंगे तो जहाँ पर पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है डिसीजन मेकिंग में, चिल्ड्रंस भी इन्वॉल्व हैं और ग्रैंड पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है डिसीजन मेकिंग में। तो फैमिली फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि वहाँ पर जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो किस तरीके से डिवाइडेड हैं, किस तरीके से वहाँ पर छूट है। यानी कि अगर कोई बच्चा है, वो अपनी मर्ज़ी से कोई अपना सामान लेना चाहता है, तो क्या वो ले सकता है या फिर नहीं? पहले जो पापा कहेंगे, जो मम्मी कहेंगी, वही सामान उसको लेना पड़ेगा। यानी कि बच्चे को कोई टॉय पसंद आ गया, तो वो अपनी मर्ज़ी से ले सकता है या फिर फैमिली मेंबर्स जब कहेंगे तभी वो जो है परचेज़ करेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है फैमिली में। और वहीं पर जो तीसरा है दैट इज़ कम्युनिकेशन। ये जो है फैसिलिटेटिंग डायमेंशन माना जाता है सर्कम्प्लेक्स मॉडल का, यानी कि कोहेशन और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। क्लियर? तो ये 3 सेंट्रल डायमेंशन है सर्कम्प्लेक्स मॉडल ऑफ मैरिज एंड फैमिली सिस्टम के, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट डायमेंशन कौन से हैं? फैमिली कोहेशन और फैमिली फ्लेक्सिबिलिटी। इनका बैलेंस होना ज़रूरी है किसी भी फैमिली को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। क्लियर? तो यही कहा गया है सर्कम्प्लेक्स मॉडल में। सर्कम्प्लेक्स मॉडल सजेस्ट दैट बैलेंस्ड लेवल ऑफ कोहेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर मोस्ट कंडक्टिव टू हेल्दी फैमिली फंक्शनिंग। यानी कि कोई फैमिली हेल्दी तभी होगी, कोई फैमिली अच्छे से परफॉर्म तभी कर पाएगी जब वहाँ पर बैलेंस्ड लेवल का कोहेशन और फ्लेक्सिबिलिटी होगा। और वहीं पर अनबैलेंस्ड लेवल ऑफ कोहेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर एसोसिएटेड विथ प्रॉब्लमैटिक फैमिली फंक्शनिंग। यानी कि फैमिली में या फिर कपल में हमेशा प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर वहाँ पर अनबैलेंस्ड लेवल ऑफ कोहेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। और ये जो सर्कम्प्लेक्स मॉडल है, ये हेल्प करता है लोगों को, फैमिली को, कि वो आपस में डिस्कस करके जो है एक बीच का रास्ता निकाले, जिससे कि जो भी स्ट्रेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व किया जा सके। क्लियर? तो सर्कम्प्लेक्स मॉडल में जो ये फैमिली कोहेशन और फैमिली फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको 4-4 लेवल में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम फैमिली कोहेशन की बात करें तो फैमिली कोहेशन के 4 लेवल कौन से हैं? डिसएंगेज्ड, सेपरेटेड, कनेक्टेड एंड
इनमेस्ड। यहाँ पर क्या है, डिसएंगेज यानी कि वेरी लो, यानी कि 4 लोग आपस में, फैमिली मेंबर में 4 लोग हैं, वो चारों लोग आपस में इन्वॉल्व ही नहीं है, यानी कि कोई भी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, कोई भी वहाँ पर लिंकेज नहीं है। कोई मैरिड कपल है तो वहाँ पर क्या है कि हस्बैंड जो है वो अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है और वाइफ जो है वो अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है, दोनों का आपस में कोई इमोशनल बॉन्डिंग है ही नहीं, यानी कि एक के दुख से दूसरे को कोई लेना देना नहीं है, दूसरे के दुख से पहले वाले को कुछ भी लेना देना नहीं है। डिसएंगेज्ड, वेरी लो, कोई भी कोहेशन है ही नहीं। वहीं पर दूसरा क्या है, सेपरेटेड, लो टू मॉडरेट, यानी कि थोड़ा बहुत जो है वहां पर कोहेशन है, इमोशनल बॉन्डिंग है हस्बैंड वाइफ के बीच में, फिर फैमिली मेंबर्स के बीच में। वहीं पर तीसरा है कनेक्टेड, यानी कि यहाँ पर थोड़े से ज्यादा जो है वहां पर लोग आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे के बारे में सबको पता है, सब जो है एक दूसरे की केयर वहां पर करते हैं। और वहीं पर इन्वेस्ट, बहुत ज्यादा जो है वहां पर इमोशनल बॉन्डिंग है, इतनी ज्यादा इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है कि कभी कभी पेरेंट्स जो है वो बच्चों को अपने से दूर भी नहीं जाते, यानी कि सपोज करिए कि आप जो है कहीं दूसरे स्टेट में या फिर फॉरेन कंट्रीज में अपनी स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी फैमिली और आपके बीच में इतनी ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग है कि आप अपने पेरेंट्स को छोड़ के बाहर जा ही नहीं पा रहे हैं, या फिर आपके पेरेंट्स आपको छोड़ के बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वहाँ पर ज़्यादा कोहेशन होता है। तो 4 लेवल का कोहेशन वहाँ पर देखने को मिलता है सरकमप्लेक्स मॉडल में। तो अब यहाँ पर बैलेंस्ड बात कही गई थी कि बैलेंस्ड कोहेशन होना चाहिए, तो बैलेंस्ड कोहेशन यही हो गया, यानी कि वेरी लो भी नहीं होना चाहिए, वेरी हाई भी नहीं होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर कोई फैमिली मेंबर है वह डिसएंगेज्ड कोहेशन है, यानी कि बहुत ही लो कोहेशन है, तो ऐसे केस में क्या है कि चारों लोग सेपरेटेड रहेंगे, वो लोग आपस में जो है कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होगी, एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे की वहाँ पर कोई परवाह नहीं होगी, तो ऐसे केस में वो फैमिली अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी। वहीं पर इनमेस्ट की बात करें, वेरी हाई, बहुत ज़्यादा कोहेशन है, तो ऐसे में भी क्या होगा, आपके अंदर कैपेबिलिटी थी कि आप कोई टारगेट अचीव कर सके, लेकिन फैमिली की बॉन्डिंग की वजह से आप वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते हो, आप अपनी फैमिली को छोड़ के जा ही नहीं पाते हो। तो इन्वेस्ट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, बहुत ही कम है तो भी प्रॉब्लम है। तो बैलेंस्ड यानी कि सेपरेटेड या फिर कनेक्टेड वाला लेवल होना चाहिए कोहेशन का, तब जो है वहाँ पर जो है फैमिली अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। क्लियर? तो व्हेन वेरी हाई यानी इन्वेस्ट सिस्टम है, देन देयर इज टू मच कंसेंसस विद इन द फैमिली एंड टू लिटिल इंडिपेंडेंस, यानी कि वहां पर क्या है कि जब ज्यादा कोहेशन होगा तो लोग आपस पे डिपेंडेंट रहेंगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे, एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते, एक दूसरे के बगैर कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो लिटिल इंडिपेंडेंस होगा, बहुत ज्यादा डिपेंडेंस होंगे आपस में एक दूसरे पे। और व्हेन एक्सट्रीम यानी कि डिसएंगेज सिस्टम है, एक्सट्रीम है, देन फैमिली मेंबर डू देयर ओन थिंग विथ लिमिटेड अटैचमेंट और कमिटमेंट टू देयर फैमिली, यानी कि डिसएंगेज है, बहुत ही कम कोहेशन है एक दूसरे के बीच में। तो ऐसे केस में क्या है कि सब अपनी अपनी मर्जी का काम करेंगे और आपस में कोई कमिटमेंट वहां पर नहीं होगा। वहीं पर तीसरा है एक कनेक्टेड रिलेशनशिप हैज इमोशनल क्लोजनेस एंड लॉयल्टी टू द रिलेशनशिप, देयर आर सेपरेट फ्रेंड बट ऑल्सो फ्रेंड्स शेयर्ड बाय द कपल। तो यहाँ पर क्या होता है कि कनेक्टेड यानी कि एक दूसरे से क्लोज फील करते हैं, एक दूसरे से इमोशनली अटैच होते हैं, एक दूसरे के लिए लॉयल होते हैं लोगों के, यानी कि दो लोग हैं तो दोनों के अपने अपने फ्रेंड भी होंगे और साथ ही साथ कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी वहां पर होते हैं। वहीं पर ए सेपरेटेड रिलेशनशिप हैज सम इमोशनल सेपरेटनेस बट इट इज नॉट एज एक्सट्रीम एज द डिसएंगेज सिस्टम, यानी कि सेपरेटेड में क्या है कि इमोशनल सेपरेटनेस होगा लेकिन फिर भी जो है वो कनेक्टेड रहेंगे, कहीं ना कहीं ज्यादा डिसकनेक्टेड वहां पर नहीं होते हैं। तो ये फैमिली कोहेशन के 4 लेवल हो गए। और बैलेंस्ड कोहेशन कौन सा होगा, सेपरेटेड और कनेक्टेड, ये दोनों बैलेंस होंगे। डिसएंगेज्ड और इनमेस्ड ये दोनों ही नहीं होना चाहिए, ये दोनों अनबैलेंस्ड हो जाएंगे। यानी कहते हैं ना कि ज्यादा खा लो तो भी दिक्कत है, कम खाओ तो भी दिक्कत है, तो इसलिए बैलेंस डाइट होना चाहिए। क्लियर? तो जिस तरीके से फैमिली कोहेशन को 4 लेवल में डिवाइड किया गया है सर्कमप्लेक्स मॉडल में, उसी तरीके से फैमिली फ्लेक्सिबिलिटी को भी 4 लेवल में रखा गया है। रिजिड रिलेशनशिप, स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप, फ्लेक्सिबल रिलेशनशिप एंड chaotic रिलेशनशिप। अब आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी फैमिली होती है जहां पर जो पापा ने कह दिया वही मानना है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। वहीं पर chaotic रिलेशनशिप जहां पर सब अपनी मनमर्जी का काम कर रहे हैं, जिसका जो मन कर रहा है वही कर रहा है, वहां पर कोई भी कॉमन सेंसस नहीं होता है। तो रिजिड रिलेशनशिप इज वेयर one individual is in charge and is highly controlling. There tend to be limited negotiation with most decision imposed by the leader and the role are strictly defined and the rules do not change. तो जब फैमिली में जिनके जो जो रूल्स है वो डिफाइंड होते हैं और रूल्स जो है चेंज नहीं होते हैं, और वहां पर क्या होता है कि एक ही कंट्रोलिंग होता है, यानी कि वहां पर एक लीडर होता है, वही जो है पूरी फैमिली को कंट्रोल करता है। तो ऐसे रिलेशनशिप को रिजिड रिलेशनशिप कहते हैं। और ऐसे केस में क्या होता है कि फैमिली में क्या होता है कि डिस्प्यूट्स कहीं ना कहीं होते
होते हैं, फैमिली एक दूसरे से वेल कनेक्टेड नहीं होती है। कहते हैं ना कि हिटलर, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पापा कहेंगे वही होगा, जो पेरेंट्स कहेंगे वही होगा, जो लीडर कहेगा वही होगा। तो ऐसे केस में सब अपनी परफॉर्मेंस को वहाँ पे उतनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि रूल्स वेल डिफाइंड है, रूल्स में कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, आपको वो फॉलो ही करना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है, लीडर की बात सुनिए। तो ऐसे केस में फैमिली अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती है। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड जो है वहाँ पर रिलेशनशिप हो गया। यानी कि यहाँ पर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो कहा गया है, जो रूल है उसी को फॉलो करना है, जो लीडर ने कह दिया है उसी को फॉलो करना है। नेक्स्ट है ए स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप में क्या है कि यहाँ पर कुछ हद तक जो है डेमोक्रेटिक लीडरशिप होता है, जहाँ पर जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है, एक दूसरे से डिसीजन मेकिंग में चिल्ड्रन को भी इन्वॉल्व किया जाता है, और रोल्स जो है वो स्टेबल होते हैं विथ सम शेयरिंग ऑफ रूल्स। देयर आर फ्यू रूल्स चेंज विथ रूल्स फर्मली इन्फोर्स्ड, यानी कि यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं। तो स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप यानी कि यहाँ पर रूल्स वगैरह होंगे लेकिन वहाँ पर चेंजेस अलाउड होंगे, वहाँ पर जो है चिल्ड्रंस को भी निगोशिएशन में इन्वॉल्व किया जाता है, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, यानी कि लीडिंग होती है लेकिन यहाँ पर एक लीडर होगा, लेकिन यहाँ पर बाकी लोगों को भी कंसल्ट किया जाएगा। वहीं पर नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल रिलेशनशिप। फ्लेक्सिबल रिलेशनशिप क्या है कि ए डेमोक्रेटिक अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर क्या है, कोई भी डिसीजन मेकिंग होगी तो डेमोक्रेटिक अप्रोच होगा, यानी कि सारे फैमिली मेंबर्स बैठेंगे और फिर डिस्कस करके एक कॉमन पे आएंगे, कॉमन डिसीजन पे आएंगे और उसी को जो है फॉलो किया जाएगा। क्लियर? यानी कि 4 लोग हैं, कौन सी कार परचेज करनी है, तो जो मैक्सिमम लोग सपोर्ट करेंगे उसी कार को परचेज किया जाएगा। तो नेगोशिएशंस आर ओपन एंड एक्टिवली इंक्लूड द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर नेगोशिएशन भी होता है और चिल्ड्रंस भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी फैमिली में अगर चिल्ड्रंस है तो उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है इस डिसीजन मेकिंग में। क्लियर? रोल्स आर शेयर्ड एंड देयर इज फ्लूइड चेंज व्हेन नेसेसरी, रूल्स कैन बी चेंज एंड आर एज एप्रोप्रिएट। यानी कि यहाँ पर सभी रूल्स सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एज के अकॉर्डिंग है, बड़े हैं तो उनके लिए अलग रूल होगा, छोटे हैं तो उनके अलग रूल होगा, और रूल्स जो है वहाँ पर चेंज भी होते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल रिलेशनशिप कहलाता है। क्लियर? और वहीं पर चौथा है एक chaotic रिलेशनशिप। क्योटिक रिलेशनशिप यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर कोई भी चीज़ डिफाइन है ही नहीं, कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं, जिसका जो मना रहा है वही कर रहा है, इम्पल्सिव होता है, नॉट वेल थॉट आउट, यानी कि यहाँ पर कोई रूल कोई रेगुलेशन पहले से कुछ प्लान किया ही नहीं गया है। रूल्स आर अनक्लियर एंड ऑफन शिफ्ट फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स। रूल्स सभी के अनक्लियर होते हैं, कभी कोई बॉस बना होता है, कभी कोई बॉस बना होता है, कभी कोई लीड कर रहा होता है, कभी कोई डिसाइड कर रहा होता है, कुछ भी क्लियर यहाँ पर नहीं होता। यानी कि ये कुछ ज़्यादा ही फ्रीडम यहाँ पर दे दी गई है। क्लियर? तो रिजिड रिलेशनशिप में बिल्कुल फ्रीडम नहीं है और क्योटिक रिलेशनशिप में फ्रीडम ही फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी ही फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ज़्यादा रिजिड होने से और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने से भी क्या होता है, प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि किसी फैमिली में अगर आप किसी बच्चे को एकदम खुला छोड़ दीजिए, एकदम फ्रीडम दे दीजिए, तो भी वहाँ पर उसके बिगड़ने के चांस होते हैं। और वहीं पर आप किसी बच्चे को लगातार रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग फॉलो करवाइए, स्ट्रिक्ट डिसीजंस लीजिए, स्ट्रिक्टली एक्शन लीजिए उस पे, उसको रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही चलने दीजिए, उसको थोड़ा सा ही फ्रीडम मत दीजिए, तो भी वहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। तो इसलिए बैलेंस्ड फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एंड दैट इज स्ट्रक्चर्ड लीडर रिलेशनशिप एंड फ्लेक्सिबल रिलेशनशिप। ये दोनों क्या है, बैलेंस हैं। तो इन्हीं दोनों के बेसिस पे, यानी कि फैमिली कोहेशन के 4 लेवल और फैमिली फ्लेक्सिबिलिटी के जो 4 लेवल हैं, इनके बेसिस पे सर्कम्प्लेक्स मॉडल जो है वो डेवलप किया गया। कुछ इस तरीके से मॉडल वहाँ पर डेवलप किया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 12 क्वाड्रेंट देखने को मिलेंगे। तो हॉरिजॉन्टली कोहेशन है, कोहेशन लो से हाई है, और वर्टिकली फ्लेक्सिबिलिटी है, लो से हाई। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे तो कोहेशन में 4 लेवल हैं, डिसएंगेज्ड, सेपरेटेड, कनेक्टेड एंड इन्वेस्ट। वहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी में भी 4 लेवल हैं, रिजिड, स्ट्रक्चर्ड, फ्लेक्सिबल एंड क्योटिक। ये लो से हाई, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी रिजिड में बिल्कुल नहीं है, स्ट्रक्चर्ड में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबल में और फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योटिक में पूरी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है। वहीं पर कोहेशन की बात करें तो डिसएंगेज, यानी कि कोई कोहेशन है ही नहीं, कोई इमोशनल बॉन्डिंग है ही नहीं। सेपरेटेड में थोड़ी बहुत इमोशनल बॉन्डिंग है, कनेक्टेड में बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग है, इन्वेस्ट में कुछ ज़्यादा ही जो है इमोशनल बॉन्डिंग है वहाँ पर। क्लियर? तो ये 4-4 लेवल दोनों के कोहेशन के फ्लेक्सिबिलिटी के दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आप जो पिंक कलर में देख रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी सेपरेटेड, फ्लेक्सिबिलिटी कनेक्टेड, स्ट्रक्चरली सेपरेटेड एंड स्ट्रक्चरली कनेक्टेड, इसी को कहा गया है बैलेंस्ड। यानी कि किसी फैमिली में या फिर मैरिड कपल में फ्लेक्सिबिलिटी है और वो सेपरेटेड भी हैं, तो वो बैलेंस्ड स्ट्रक्चर होगा। इसी तरीके से फ्लेक्सिबल भी हैं और कनेक्टेड भी हैं, तो भी वो बैलेंस्ड होगा। स्ट्रक्चर रिलेशनशिप है और सेपरेटेड है, तो वो भी बैलेंस्ड होगा, और स्ट्रक्चर्ड है और कनेक्टेड है तो वो भी बैलेंस्ड होगा। तो ये जो पिंक कलर है ये बैलेंस्ड है। वहीं पर मिड रेंज में आप देखेंगे तो जो ब्लू वाली है वो मिड रेंज है,
chaotically separated, chaotically connected, flexibly disengaged, flexibly enmeshed, structurally disengaged, structurally enmeshed, rigidly separated, rigidly connected। ये जो है ब्लू लाइन में जो है ये क्या है, ये मिड रेंज में है, यानी कि ज्यादा खराब भी नहीं है और बैलेंस्ड भी नहीं है। क्लियर। वहीं पर अनबैलेंस्ड की बात करें तो जो आप ऑरेंज में देख रहे हैं वो अनबैलेंस्ड है, chaotically disengaged, chaotically enmeshed, और ये पर rigidly disengaged और rigidly enmeshed, ये चार क्वाड्रेंट जो है ये क्या है, ये अनबैलेंस्ड है। अगर कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई मैरिड कपल इन चार क्वाड्रेंट में है तो वो जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, वो अनबैलेंस्ड है, वहां पर जो है वो फैमिली अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही चार क्वाड्रेंट यानी कि जो पिंक कलर में है, फ्लेक्सिबली सेपरेटेड, फ्लेक्सिबली कनेक्टेड, स्ट्रक्चरली सेपरेटेड, स्ट्रक्चरली कनेक्टेड, ये चार क्वाड्रेंट में है तो वो फैमिली बैलेंस्ड लेवल पे है और वो फैमिली अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छे से फंक्शन करेगी। तो सरकमप्लेक्स मॉडल यही कहता है कि कोई फैमिली, कोई मैरिड कपल तभी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी जब वो बैलेंस्ड कोहेशन और बैलेंस्ड फ्लेक्सिबिलिटी होगी वहां पर। और अगर उस फैमिली में या फिर मैरिड कपल में अनबैलेंस्ड फ्लेक्सिबिलिटी और कोहेशन है तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी। क्लियर। तो सरकमप्लेक्स मॉडल जो कि डेविड एच ऑल्सो ने दिया था। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।